जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम दो चरवार रैखिक समीकरण के लिए ग्राफीय विधि से संबंधित कुछ तथ्य को जानेंगे। ऐसे तो हम लोग दो चरवार रैखिक समीकरण को हल करना पिछले चैप्टर में पूरी तरह खत्म कर लिए थे, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफ विधि से हल करना सीखेंगे। उसी से संबंधित हमें कुछ बात इस वीडियो में हम जानेंगे और कुछ संबंधित इससे एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इस तरह का रेखा हो, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है, यहाँ भी एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है। ये कोई भी दिशा हो तो इस तरह से, यानी कि ये इस दिशा में काट रहा है, ये इस दिशा में काट रहा है। दिशा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कतें नहीं है। बस हमको ये देखना है कि एक रेखा अगर दूसरी रेखा को काट रहा है तो उस रेखा को हम क्या नाम देंगे। तो उस रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा कहते हैं। इस तरह का अगर रेखा हो, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, चाहे ऐसे ही क्यों ना हो, इस दिशा में ही क्यों ना हो, इस तरह से भी कट जाए तो यह भी हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। अब बात आती है कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तब जाके उस समीकरण युग्म के लिए कितने हल होंगे। यहाँ पे जो भी रेखा बन रहा है यह दो समीकरण के लिए है, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जो आप रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, दो चरवार रैखिक समीकरण, उसमें दो समीकरण युग्म दिया होता था और उसके आधार पर आप एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करते थे। यहाँ पर भी ये जो दोनों रेखा बन रहा है वह दोनों समीकरण के लिए एक एक रेखा बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रेखा कटेगा और कटान बिंदु से एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगा तो उस रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, और जब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तब जाकर के उस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल, यानी कि एकमात्र हल या अद्वितीय हल कह सकते हैं। ये तीनों एक ही है, नाम अलग अलग बोलने के लिए है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो हल कितना हो जाएगा, केवल एक हल होगा, या एकमात्र हल या अद्वितीय हल कह सकते हैं। और जब एकमात्र हल होता है तो आपको पता है कि युग्म क्या होता है, अविरोधी होता है। ये पहले ही चैप्टर जो पढ़े थे उसके अनुसार से आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तब जाकर के केवल और केवल एक हल होंगे और युग्म अविरोधी होगा। या आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, जब जाकर के युग्म अविरोधी होगा उस स्थिति में दिए गए समीकरण का रेखा कैसा बनेगा, तो आपको प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कहेगा कि जब रेखा प्रतिच्छेदी है तब जाकर के हल कितने होंगे, तो एक केवल और केवल एक हल होंगे। अगर आपसे पूछे जाएगा कि अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तब जाकर के युग्म क्या होगा, तो अविरोधी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा को समझिए। देखिए, इस तरह के रेखा हो, यानी कि देख रहे हैं कि एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है, इस तरह की रेखा को हम समांतर कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि ये रेखा और ये रेखा, इसके बीच की दूरी जितना यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी उतना ही यहाँ पे है। यानी कि कहने का मतलब एक समांतर हो, यानी दोनों रेखा को आगे बढ़ाने पर कहीं भी वह नहीं कटे, वैसी रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। चाहे दिशा कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। ये दोनों रेखा को उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं कटे तो जाकर के ये दोनों रेखा आपस में समांतर रेखा कहलाती है। तो इस तरह के रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह को हम समांतर रेखा कहेंगे। तो ये जो दोनों रेखा है ये दो समीकरण के लिए है। एक समीकरण का ये रेखा हो जाएगा, दूसरे समीकरण का ये हो जाएगा। वो किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इस तरह की रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि जब रेखा समांतर बनेगा तब हल क्या होगा, तो कोई हल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स और वाई का वैल्यू जब भी मिलेगा रेखा के कटने से ही मिलेगा। यहाँ तो कट ये नहीं रहा है तो एक्स और वाई का मान कभी भी मिलेगा, संभव नहीं है, इसीलिए कोई हल ही नहीं होगा। तो जब संभव नहीं होगा तो कटेगा ही नहीं और कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा। जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो आप जानते हैं, पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई हल नहीं होता युग्म विरोधी होता है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जब रेखा समांतर होगा तो हल कितने होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे। युग्म पूछा जाएगा तो युग्म विरोधी हो जाएगा। उल्टा सवाल पूछा जा सकता है कि यदि दिए गए समीकरण समीकरण का युग्म जो है सो विरोधी है तो उस स्थिति में उस समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, तो उस मतलब रेखा कैसा बनेगा, तो समांतर रेखा बनेगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत। चाहे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर रेखा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा देखिए चित्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है रेखा एक ही है, लेकिन इसमें दोनों तरफ मैंने दो तीर मारा, इसलिए दो तीर लगाया क्योंकि ये एक रेखा के ऊपर है ना, एक रेखा, यानी कि दो रेखा एक ही
स्थान पे है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही तीर मारते तो आप कहते हैं सर जी एक ही गो है, लेकिन एक ही गो नहीं है, यहाँ पे दो रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक बिंदु पर एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है। तो इस तरह के जब रेखा होता है, कहने का मतलब यहाँ देखिए ना, यहाँ पे ये आपका एक रेखा हो गया, ठीक है, और ये रेखा हो गया, इसके ऊपर एक और रेखा जो है सो इसी के ऊपर से गुजर जाए, तो रेखा तो हमको एक ही को दिखाई देगा। इसीलिए हमने क्या किया, दो जगह दोनों दिशा में मैंने दो दो तीर लगाया, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है। तो इस तरह के रेखा को हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का रेखा दिखे तो आप उसे संपाती रेखा कहिएगा, ठीक है। और ये जब संपाती रेखा होता है तब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो आपको कहा जाएगा यदि समीकरण युग्म का संपाती रेखा ग्राफ बनता है तो उस स्थिति में उसके हल कितने होंगे। तो ये हर एक बिंदु पर कटता है। आपको पता है कि कटान बिंदु से ही x और y का वैल्यू ज्ञात होता है। तो इस कंडीशन में आपको अनगिनत हल हो जाएगा या अनंत हल हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि जब अनगिनत हल या अनंत हल होता है तो युग्म क्या होता है, आश्रित होता है। तब इससे प्रश्न कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसको देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि जिस समीकरण का युग्म आश्रित होता है उस समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, उसका रेखा कैसा होता है। तो आप सिंपल दे दीजिएगा, जैसे संपाती रेखा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें एगो संपाती भी रहेगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। आपसे यह भी प्रश्न हो सकता है कि यदि किसी दो चरवार रैखिक समीकरण युग्म का संपाती रेखा बनाता है तो उस स्थिति में उस समीकरण युग्म का कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप तीनों तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए इसका संबंधित हम लोग प्रश्न भी देखते हैं किताब का। यहाँ पे प्रश्न देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या बताइए। यानी कि यहाँ पे आपसे कह रहा है पहला क्या कि प्रतिच्छेदी हो, तो हल कितना होगा, हल की संख्या कितनी होगी ये बता रहा है। तो देखिए ना, प्रतिच्छेदी होता है तो हल कितना होगा, एक मात्र हल होगा। कितने होगा, एक मात्र हल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा का प्रश्न इसमें जो कहा था उसको देख लीजिए कि समांतर होगा तो हल कितनी होगी। देखिए ना, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न फिर भी लिख देते हैं, समांतर हो तो हल। तो इस स्थिति में हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा का प्रश्न हमारा ये कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि संपाती हो तो जाकर के हल कितनी होगी, यानी कि रेखा संपाती हो। तो अभी आप देखिए कि रेखा जब संपाती होगा तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे कि हर एक बिंदु पर एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न आप लिख लीजिए कि जब संपाती हो तो हल की संख्या, यानी मैं डायरेक्ट हल लिख रहा हूं, तो ये जो हल होगा अनगिनत हल होगा, यानी अनंत हल होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और भी कुछ सवाल को हम देखते हैं कि समीकरण 4x - 3y = 12 के लिए लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। यानी कि यहाँ पे मान सारणी है, तो लेखा चित्र यानी ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले मान याद करना होता है। x और y का कम से कम 2 या 3 वैल्यू हम याद करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर मान निकालना हम आपको बता देते हैं। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो समीकरण है इसमें ये लिखना है सबसे पहले कि जब x बराबर 0, x का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो 0 लिखना है। और इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेना है 4x - 3y = 12, और ये x का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जब x बराबर 0 तो 4 × 0 - 3y = 12, इस तरह से ये 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, -3y = 12, तो y बराबर आपका क्या होगा, 12/-3, 3 से ये कट जाएगा, कितना बार, -4 बार। यानी कि y का वैल्यू जो आपका आ गया, कितना आ गया, -4। यानी कि x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, -4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, y का वैल्यू दिया हुआ है दूसरा स्थिति में, दूसरा खाना में। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि जब y बराबर 0, तो फिर से ये समीकरण लिखना होगा
4x माइनस 3y बराबर 12। यहां से 4x को रहने दीजिए, 3 गुने y के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, रख दीजिए और ये 12 लिख देना है। और इसको हल कर लीजिए, 4x बराबर कितना, ये 0 हो जाएगा तो 0 हटाइए ना, बराबर में 12 लिखिएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना 12/4 लिखिएगा, 4 से ये कट जाएगा, 12 3 बार कट जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी x जब y बराबर 0 तो x का वैल्यू 3 आ गया, और जब x बराबर 0 था तो y का वैल्यू कितना आया था -4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपने ये निकाल लिया। अब फिर क्या कहता है x का वैल्यू जब x बराबर 6, यहां देखिए 6 दिया हुआ है, फिर से समीकरण इसको लिख लेना है 4x माइनस 3y बराबर 12, और फिर यहाँ पे 4 की जगह x के जगह पर 6 रख देना है, तो 4 गुना 6 माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 × 24 माइनस 3y बराबर 12, तो साइड चेंज कीजिएगा तो माइनस 3y बराबर 12 माइनस 24 हो जाएगा। इस तरह से माइनस 3y बराबर माइनस 12 होगा। ठीक है, तो y बराबर आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 3, तो कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब x बराबर आप 6 रखिएगा तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से सारणी आपको यहाँ मैं पूरा करके लिख देता हूँ, x और y का वैल्यू है यहाँ पे देखिए। ठीक है, जब आपने x का वैल्यू 0 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया था -4, और जब आपने y का वैल्यू 0 रखा था तो x का वैल्यू कितना आया है 3, और जब आपने x के जगह पर 6 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। इस तरह से मान सारणी आपका पूरा हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला सवाल भी इस तरह का है, उसको देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए कि समीकरण 3 × x + 1 = y के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करिए। यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है जो इससे पहले अभी हम मान पूरा किए हैं, सारणी मान, उसी तरह का सवाल है। यहाँ पे मान सारणी दिया हुआ है आधा अधूरा, और एगो समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के आधार पर इस मान को पूरा करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे लिख लेना है जब x बराबर 0, और इस समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है 3 × x + 1 = y। तो यहाँ पे सिंपली 3 × x के जगह पर कितना 0 रख देना है, +1 बराबर y, यानी कि ये 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा, 1 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 3 बराबर y। कहने का मतलब ये हो गया कि y का वैल्यू आपका 3 हो गया। ठीक है, कब जब x का वैल्यू आपने 0 रखा तब y का वैल्यू 3 निकल करके आ गया। फिर इधर लिखिए जब x नहीं, ये y का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब y बराबर 0 लिखिएगा, फिर से ये समीकरण लिख लेना है 3 × x + 1 = y, और यहाँ पे 3 है ना इंटू x, सॉरी इसको गुना करके लिखिएगा तो 3x + 3 हो जाएगा, और y के जगह पर 0 पुट कर देना है। तो आप क्या कीजिएगा 3x बराबर, उसको राइट साइड कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, x बराबर -3, अब बताइए 3 में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि -1 बार कट जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया -1, यहाँ पे y का वैल्यू 3 आ गया था। ठीक है, कब जब x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू 3 आया, और जब y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, अब एगो वैल्यू और बचा हुआ है। फिर जब y बराबर 9 है तो फिर से समीकरण लिख लीजिए 3 × x + 1 = y। यहाँ पर भी वही करना है, सिंपली इसको गुना कर लेना है, तो 3x + 3 बराबर y के जगह पर 9 रख देना है। यहाँ पे 3x बराबर 9, और उसको राइट साइड भेज दीजिएगा इस 3 को, तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6/3 हो जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू आपका 2 निकल करके आ गया। तो अब सारणी को आप पूरा करके लिख सकते हैं, या तो इसी में भर दीजिए या फिर इधर लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से समझाने के चलते। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने x का वैल्यू कितना रखा था 0, तो y का वैल्यू कितना आया 3, तो x जब 0 तो y 3। दूसरे कंडीशन में y का वैल्यू आपने 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया -1, तो -1 भर दीजिए। फिर तीसरे कंडीशन में आपका y का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू कितना निकल करके आया 2। तो इस तरह से मान भी आपको निकालने आ गया, सारणी को पूरा करने भी आ गया। तो आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।